हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2B सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 10वां हम देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर, यानी यहाँ पे एक समुच्चय R से R पर एक संबंध R1 परिभाषित है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हम पीछे देख रहे थे कि संबंध R जो था वो समुच्चय A से B पे परिभाषित था, तो यहाँ पे हम संबंध R की जगह R1 ले रहे हैं और समुच्चय A की जगह R ले रहे हैं और B की जगह भी R ले रहे हैं। और ये समुच्चय हम देख सकते हैं कि इस प्रकार परिभाषित है कि अगर A कामा B R1 को बिलोंग कर रहा है, यानी अगर A कामा B जो है R1 का अवयव है संबंध R1 का, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि 1 + A × B 0 से बड़ा होगा। जबकि यहाँ पे दिया है कि A कामा B A और B जो है वो R को बिलोंग कर रहे हैं, यानी R यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हम कह सकते हैं कि A और B जो होंगे ये वास्तविक संख्याएं होंगी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इम्प्लाई का साइन जो है दोनों साइड है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि 1 + AB 0 से बड़ा होगा, तो इसका अर्थ ये भी हो जाएगा कि यहाँ पे A कामा B जो होंगे वो R1 के अवयव होंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो हमें सिद्ध करना है ये है कि प्रत्येक A जो बिलोंग कर रहा है R से, यानी A जो है वह अगर कोई वास्तविक संख्या है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि A कामा A का जो क्रमित युग्म होगा वो R1 यानी संबंध का अवयव होगा। तो इसको हम देखते हैं कि हम ये सिद्ध करने के लिए इसको भी अगर सिद्ध कर दे तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर 1 + A × A हम लेते हैं, प्रत्येक A जो बिलोंग कर रहा है R यानी वास्तविक संख्या से, तो अगर हम देख रहे हैं कि कोई A अगर वास्तविक संख्या है तो उसके लिए अगर हम 1 + A × A का मान निकालें तो ये बराबर हो जाएगा 1 + A²। तो हम जानते हैं कि A जो है वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या का वर्ग जो होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो अगर हम 0 या 0 से बड़े में 1 को प्लस करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 + A × A का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे हम प्रश्न से देख सकते हैं कि चूँकि अगर 1 + A × B जो है 0 से बड़ा है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि A कामा B जो है वो R1 को बिलोंग करेगा, यानी R1 का अवयव होगा। तो अगर हम इसी को यूज़ करें तो इसको हम देख रहे हैं कि इसका मान जो है, तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि 1 + A × A का मान जो है 0 से बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि इस कंडीशन में A कामा B R1 को बिलोंग कर रहा था, तो इस कंडीशन में B की वैल्यू जो है A के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि A कामा A जो होगा यहाँ पे R1 का अवयव हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, जिसको हम हैश साइन लगा के दिखाते हैं। तो इस तरीके से पहला प्रश्न सिद्ध हो गया है। सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड है कि A कामा B अगर R1 को बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाई करेगा, मतलब इससे हमें ज्ञात होगा कि B कामा A भी जो है R1 का अवयव होना चाहिए। और जबकि दिया हुआ है कि A कामा B जो होंगे वो R को बिलोंग कर रहे हैं, यानी A और B क्या होंगी, एक वास्तविक संख्याएं होंगी। तो हमें ये ज्ञात है, उसको सिद्ध करना है। तो चूँकि हमें दिया हुआ है कि A कामा B ये संबंध R1 का अवयव है, और चूँकि R1 के जो परिभाषित किया गया है कि अगर A कामा B R1 को बिलोंग करेंगे, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 1 + AB का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो चूँकि 1 + A × B 0 से बड़ा है, और हम जानते हैं कि हम A × B करें या फिर B × A करें ये इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम A × B की जगह B × A भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में 1 + B × A का मान 0 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें कि अगर A × B 0 से बड़ा हो रहा था, तो उस कंडीशन में A कामा B R1 को बिलोंग कर रहा था। तो अगर इन दोनों को बदल देंगे तो A को B से और B को A से बदलने पे यहाँ पे आ जाएगा कि इससे पता चलेगा कि यदि 1 + A × B की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी, तो ये इम्प्लाई करेगा कि B कामा A अब R1 का अवयव हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें ज्ञात था A कामा B R1 का अवयव है, और इससे हमने ज्ञात कर लिया है कि B कामा A जो होगा वो R1 का अवयव होगा। तो ये सिद्ध हो गया है।
प्रश्न नंबर 3 है जिसमें दिया है कि अगर ए कामा बी R1 का अवयव है और बी कामा सी R1 का अवयव है तो इससे ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए कामा सी भी R1 का अवयव होगा। तो हमें ये दिखाना है कि ये सत्य नहीं है, जबकि ए कामा बी कामा सी जो है वो एक वास्तविक संख्याएं हैं। तो थर्ड प्रश्न ये दिया हुआ है जिसे हमें दिखाना है कि ये सत्य नहीं है। तो चूँकि हमें ये दोनों ज्ञात है तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि ए कामा बी जो है ये R1 का अवयव है तो इसलिए ये इम्प्लाई करेगा कि 1 प्लस ए इंटू बी का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा। और इसी प्रकार हम इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बी कामा सी के R1 से बिलोंग करने पे 1 प्लस बी इंटू सी का मान भी 0 से बड़ा हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इनको समीकरण 1 और 2 कर देते हैं तो इन दोनों का उपयोग करके अगर हम ये सिद्ध करना चाहें कि 1 प्लस ए इंटू सी का मान जो है 0 से बड़ा है तो ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। इन दो समीकरणों का उपयोग करके इसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं। या फिर इसको हम सिद्ध करने का मतलब है कि हम दिखाना चाहते हैं कि ए कामा सी जो है वो R1 का अवयव होगा। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 के द्वारा इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कथन जो है सत्य नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि समीकरण 1 व 2 द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता कि 1 प्लस ए इंटू सी 0 से बड़ा है या ए कामा सी R1 का अवयव है, इसलिए हम लिख देंगे कि अगर ए कामा बी R1 का अवयव हो और बी कामा सी R1 का अवयव हो तो ये इम्प्लाई नहीं करता है कि ए कामा सी भी R1 का अवयव होगा। प्रश्न नंबर 11वां भी आप प्रश्न नंबर 10वां की तरह कर सकती हैं। प्रश्न नंबर 12वां जो है वो प्रश्न भी आप यहाँ प्रश्न नंबर 6 की तरह कर सकती हैं। तो आगे है प्रश्न नंबर 13 जिसे हम अब सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है 13वां। तो इसमें दिया है कि एक संबंध R पूर्णांकों के समुच्चय Z से Z पर इस प्रकार परिभाषित है। यानी एक संबंध R है जो Z से Z पे परिभाषित है, जहाँ पे Z जो है एक पूर्णांक संख्या का समुच्चय है। तो पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो होती हैं 0, +-1, +-2, +-3, ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो उन्हीं संख्याओं पे Z से Z पे एक संबंध R परिभाषित है और इस तरीके से कि अगर x, y यहाँ पे Z दे दिया है, Z नहीं होगा R होगा, संबंध R होगा, क्योंकि जो क्रमित युग्म होते हैं वो संबंध के अवयव होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर x, y R का अवयव है तो उस कंडीशन में x² + y² बराबर 25 होगा। और अगर x² + y² बराबर 25 है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि x, y R का अवयव होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इम्प्लाई का साइन दोनों तरफ है, तो इसका मतलब है कि अगर ये दिया है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा दिया है तो ऐसा होगा। और जब यहाँ पे दिया है कि x और जो y है वो z के अवयव हैं, यानी x और y भी जो है वो एक पूर्णांक संख्या होंगी। तो इसमें हम प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं जिसमें हमें R और R इन्वर्स को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए पहले हमें R और R इन्वर्स के अवयव को ज्ञात करना होगा। तो अगर हमें R के अवयव ज्ञात हो जाएंगे तो उसके R इन्वर्स के भी अवयव से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो R के अवयव को हम ज्ञात करेंगे, वो अवयव x, y टाइप के होंगे जहाँ पे x और y दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होंगी और इस समीकरण को संतुष्ट करेंगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x का मान जो है 0 के बराबर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि x एक पूर्णांक संख्या है और 0 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए x का मान 0 हो सकता है। तो अगर x का मान 0 है तो हम देख रहे हैं कि R का अवयव होने के लिए x² + y² बराबर 25 इस समीकरण को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे हम x का मान 0 रख के y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा y² बराबर 25 और यानी y की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो √25 हो जाएगा और √25 का मान निकालेंगे, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये +-5 इसका आंसर आएगा y का। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे x, y R के अवयव होंगे तो उस कंडीशन में x और y दोनों को ही पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो हम देखे थे कि x का मान तो हम पूर्णांक संख्या लिए थे, लेकिन जो y का मान आ रहा है क्या वो पूर्णांक संख्या है? तो हम देख रहे हैं कि प्लस और -5 जो है
दोनों ही पूर्णांक संख्या होती हैं। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि x कामा y का जो मान होगा यानी 0 और कामा हो जाएगा +5 और एक दूसरा मान आएगा 0 कामा -5। ये दोनों ही मान जो होंगे वो r के अवयव होंगे, क्योंकि x और y के जो यहाँ पे मान हैं वो दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं और इस समीकरण को संतुष्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें r के 2 अवयव प्राप्त हो चुके हैं। अब हम फिर से x का मान जो है प्लस और -1 मानते हैं, जो कि z का अवयव होगा। तो यहाँ पे हम प्लस और -1 दोनों को एक साथ ही ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ही करना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर x² + y² बराबर 25 है तो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला हमें x का मान तो ले रहे हैं और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम x का मान रखते हैं +-1, इसका स्क्वायर करना है और फिर +y² बराबर 25। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं +-1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और +y² बराबर 25 है। तो इस 1 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 24। तो y² बराबर 24 हो जाएगा, या अगर स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा और बाहर प्लस माइनस हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 24 को अंडर रूट से बाहर निकालना चाहें तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 24 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चूँकि ये मान देख रहे हैं कि करनी में आ रहा है, इसलिए y का जो मान है वो z को बिलोंग नहीं करेगा, यानी y का ये मान एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि x, y जो r के अवयव होंगे उसके लिए दोनों को पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो ये तो पूर्णांक संख्या है लेकिन y पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि +-1 और +-√24 जो होगा वो r1 का अवयव नहीं होगा। तो अब इसके बाद हम फिर से x का कुछ मान लेंगे। तो अब हम पुनः x का मान +-2 लेंगे, जो कि z को बिलोंग कर रहा है, यानी एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे भी हम जो y का मान निकालेंगे हम देखेंगे कि वो एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी। तो इस कंडीशन में भी जो मान आएगा वो r1 का अवयव नहीं होगा। तो फिर से यहाँ पे हम अगला मान लेंगे। पुनः हम मानेंगे कि x बराबर जो है +-3 है और इस मान को रख के हम y का मान निकालेंगे। तो y का मान यहाँ पे आ जाएगा +-4। हम देख रहे हैं कि +-4 जो है ये z को बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि x, y जो होगा अब वो r का अवयव होगा। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे कि x, y जो है यानी +-3, +-4 ये r का संबंध r का अवयव होगा। तो इसको हम विस्तृत रूप में लिख लेते हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले 3 की वैल्यू हम प्लस में ले रहे हैं तो उसको एक बार हम +4 के साथ लेते हैं और 3 को एक बार हम +-4 के साथ लेंगे। तो ये दोनों ही अवयव हम कहेंगे कि r को बिलोंग कर रहे हैं। फिर हम 3 की माइनस में वैल्यू लेते हैं, एक बार +4 के साथ और एक बार -4 के साथ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 4 अवयव मिल रहे हैं जो r के अवयव हैं। अब फिर हम आगे फिर से मान लेंगे कि x का जो मान है वो +-4 है और यहाँ से हम यहाँ पे फिर से कुछ अवयव प्राप्त करेंगे जो r में होंगे। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे हमें y की वैल्यू जो है प्राप्त हो जाएगी +-3, जो कि हम देख रहे हैं कि z के अवयव हैं, यानी +-3 जो एक पूर्णांक संख्या है। तो इस कंडीशन में भी हम देखेंगे कि ये r के अवयव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी हमें r के 4 अवयव प्राप्त हो जाएंगे। पहले हम y को 4 को +4 को +3 और फिर -3 के साथ लेंगे और फिर हम देख रहे हैं कि -4 को +3 और फिर -3 के साथ लेंगे। तो इस प्रकार 4 अवयव प्राप्त हो गए हैं। अब अगली बार हम यहाँ पे x का मान जो है वो +-5 मानेंगे। तो इस कंडीशन में y की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 0 प्राप्त हो रहा है ये एक पूर्णांक संख्या है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि +5 को एक बार हम +5 को 0 के साथ लेते हैं और ये r का अवयव हो जाएगा। फिर हम -5 को 0 के साथ लेते हैं, ये भी r का अवयव हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर x का मान हम +-6 लेंगे तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पे यहाँ पे जो है 36 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 36 में हम कुछ भी प्लस कर लेंगे तो 25 नहीं आ सकता है, यानी हम x का मान देख रहे हैं कि +-5 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं।
तो इस प्रकार हमें आर के जितने अवयव ज्ञात होने थे सभी ज्ञात हो चुके हैं। इन सभी आर के अवयव को हम ये आर का अवयव नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों आर के अवयव को, और फिर यहाँ पे 4 आर के अवयव मिले हैं, फिर 4 के आर के अवयव ये, और ये 2 आर के अवयव। इन सभी अवयव को हम मझली ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख देंगे, तो ये आर का समुच्चय के रूप में निरूपण हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें आर के जितने भी अवयव प्राप्त हुए हैं सभी को हमने कॉमा लगा के मझले ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। तो ये आर के क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में निरूपण हो गया है। अब हमें आर इन्वर्स का भी दिखाना है। तो आर इन्वर्स का दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रथम घटक है उसको हम द्वितीय घटक से बदल देंगे, यानी प्रथम घटक के जगह द्वितीय घटक और द्वितीय घटक के जगह प्रथम घटक को रख देंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि परिवर्तित करके हम आर इन्वर्स के भी क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में निरूपण ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड प्रश्न है जिसमें हमें आर और आर इन्वर्स का प्रांत ज्ञात करना है। तो प्रांत हम देखते हैं कि जो क्रमित युग्मों का पहला घटक होता है उन घटकों का ही समुच्चय प्रांत कहलाता है। तो यदि अगर हम आर का प्रांत लिखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि आर के जो अवयव हैं उन अवयव में प्रथम घटक क्या है। तो पहला 0 है, तो 0 हम लिख लेते हैं, फिर सेकंड में भी 0 है तो छोड़ देते हैं, फिर थर्ड में 3 है, फिर 3 है छोड़ देते हैं, फिर -3 को लिख लेते हैं, फिर 4 है, फिर -4 है, फिर 5 है और -5। तो ये आर का प्रांत हो जाएगा। और फिर आर इन्वर्स का प्रांत ज्ञात करना है, तो इसी प्रकार इसमें आप प्रथम घटक को देख के आर इन्वर्स का भी प्रांत ज्ञात कर सकती हैं। प्रश्न नंबर 14 भी सरल है, जिसको आप ऊपर किए गए प्रश्नों की तरह ही हल कर सकती हैं।